गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास के अंदर प्रस्तावना टॉपिक चल रहा था, हमने प्रस्तावना का अधिकांश भाग पढ़ भी लिया है। आज हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो। तो मैं आपसे आस करता हूं कि आपको जो पार्ट फर्स्ट कराया था वो समझ में आया होगा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भाग 2। अब प्रस्तावना है, इसके अंदर मैं आपसे अहम बातें एक बार पूछ लेता हूं कि वो कौन सा विवाद था जिसके अंदर प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। रिवाइज में बता भी देता हूं, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार 1973। प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं। क्या प्रस्तावना के अंदर संशोधन संभव है? जी हाँ, संशोधन संभव है। विवाद आपको बता दिया। प्रस्तावना के अंदर कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है? कितनी बार हुआ है? आप बता सकते हो। 2 बार हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन कौन से थे? समाजवादी, पथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यहाँ तक बातें हमारी क्लियर हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था, लोकतंत्र की डेफिनेशन देखी थी अब्राहम लिंकन के अनुसार। किसके अनुसार देखी थी? अब्राहम लिंकन के अनुसार। गणराज्य का अर्थ भी देख लिया था कि जहाँ पर देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा वंशानुगत न चुनकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र या गणराज्य बोल देते हैं। उसके बाद हमसे प्रश्न पूछता है, इन 3 शब्दों को आप ध्यान से देखिए कि प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय शब्द का उल्लेख मिलता है। तो प्रस्तावना में कौन कौन सा न्याय दिया गया है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। क्या ये तीनों क्रम से होने चाहिए? बिल्कुल। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। किसके अंदर? प्रस्तावना में। कंपटीशन की दृष्टिकोण से ही कैसे पूछा जा सकता है? आपको दे देगा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। आपको दे देगा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। आपको दे देगा राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब देखो, याद तो है आपके कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन से याद करोगे? सामाजिक भी था, आर्थिक भी था, राजनीतिक भी था। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी कि उनका क्रम क्या था। आपसे पूछा क्या है? क्रम पूछा है। क्या इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं क्या? जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा चुका है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख था, लेकिन उसके अंदर न्याय था। इन 3 के साथ एक चौथा भी था कि उनके अंदर निम्न में से कौन सा नहीं है। अब इसके अंदर कौन सा एक अन्य न्याय और पूछ ले, जैसे धार्मिक दे दे इसके अंदर, तो चौथा कौन सा होगा? धार्मिक। कौन सा नहीं है? धार्मिक न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं मिलता। तो समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है जो इस बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप अपने पड़ोस के अंदर या आपके भाई बंधु जिसी ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है तो उसको देखना कौन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था जी। क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि संविधान के अंदर जो स्वतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दी गई है, उन स्वतंत्रताओं का सही क्रम क्या है? स्वतंत्रताओं का सही क्रम देखो। सबसे पहले विचार, विचार के बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद विश्वास, विश्वास के बाद धर्म और धर्म के बाद उपासना की स्वतंत्रता। अब क्रम निर्धारित करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस बार पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। किसके अंदर? फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट
पेपर में आया था कि निम्न में से प्रस्तावना की स्वतंत्रता का सही क्रम क्या है। ज्ञात कैसे करें, तो ज्ञात करने के अपने एक सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, विचार आता है। विचार आएगा तभी हम उसको क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। अभिव्यक्त कैसे करेंगे, जब हमको हमारे ऊपर क्या होगा, विश्वास होगा। विश्वास किस पे होना चाहिए, अपने धर्म पे होना चाहिए। और धर्म की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और उपासना कैसे करते हैं, स्वतंत्र होकर। कैसे करते हैं, स्वतंत्र होकर। तो ज्ञात करने का एक बहुत ही सुंदर सा फार्मूला बता देता हूं कि सबसे पहले क्या आएंगे, विचार आएंगे। विचार आएंगे तो विचारों को आप क्या करना चाहोगे, अभिव्यक्त करना चाहोगे। अभिव्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, अभिव्यक्त करने के लिए चाहिए मन में विश्वास। और विश्वास किसके प्रति होना चाहिए, धर्म के प्रति। किसके प्रति होना चाहिए, धर्म के प्रति। धर्म की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और उपासना कैसे की जाती है, स्वतंत्र रहकर। कैसे की जाती है, स्वतंत्र रहकर। तो इसी के साथ हमारा 1 नंबर का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न और कंप्लीट होता है। तो कौन कौन सी कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। तो आपसे स्वतंत्रता के क्या पूछ ले, प्रकार पूछ ले। तो प्रकार कितने हो गए, 5। न्याय के प्रकार पूछ ले तो न्याय के प्रकार कितने हो गए, 3। क्या इनसे अलग भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये तो हम अभी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जब मैं आपको अधिकार पढ़ाऊंगा, उन अधिकारों के अंदर ये स्वतंत्रताएं हैं, ये 5 की बजाय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख तो मिलता है संविधान के अंदर। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है संविधान की प्रस्तावना के अंदर। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी स्वतंत्रता है, कौन सी नहीं है। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि समता। समता बता देता हूं। समता शब्द बना है समानता से। किससे बना है, समानता से। सर समानता शब्द भी इस्तेमाल कर लेते, तो समानता शब्द इस्तेमाल करने वाले हम थोड़ी हैं। ये तो किसने किया है, संविधान निर्माताओं ने कहा है। संविधान निर्माताओं को समता शब्द उपयुक्त लगा तो उन्होंने समता शब्द ले लिया। लेकिन तात्पर्य दोनों का एक ही है। समता शब्द का तात्पर्य ही क्या है, समानता है। क्या है, समानता। तो हमें पूछेगा कि कौन कौन सी समानता हमारे संविधान की प्रस्तावना में दी गई है, 2 प्रकार की। क्या सारी 2 ही प्रकार की समानताएं हैं, क्या नहीं, समानताएं तो बहुत सी दी गई है। लेकिन प्रस्तावना हमको कितने प्रकार की समानता प्रदान करती है, 2 प्रकार। कौन कौन सी, पहला तो है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। तो कितने प्रकार की हो गई, इनके भी प्रकार हो गए 2। कितने प्रकार की समताओं का उल्लेख मिलता है, 2 प्रकार की समता यानी समानता का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर मिलता है, प्रस्तावना के अंदर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोबारा से पढ़कर हम भारत के लोग। भारत शब्द का उल्लेख दोबारा से अंडरलाइन करता हूँ 2 बार। को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अब ये तारीख इम्पोर्टेंट है, ज्ञात कर लेना। हमारा संविधान लागू कब हुआ, बनकर कब तैयार हुआ, इन चीज़ों के अंदर हम अचानक से जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये जो हमारी तारीख है, ये संविधान लागू होने की नहीं, 26 नवंबर 1949, 2 तारीख लिख देता हूँ, 26 जनवरी 1950, दोनों में डिफरेंस है। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था
क्या हुआ था? तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या नहीं? तो यहाँ पर प्रस्तावना बनकर कब तैयार हो गई थी? संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन लागू करने की तिथि थी, वो क्या थी? 26 जनवरी 1950। इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ और आपके लगता भी है। अगर मैं आपको यूं कहूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार भी हो गया और आंशिक रूप से लागू भी हो गया, आंशिक रूप से लागू। यहां पे लिख दिया लागू हो गया, यहां पे लिख दिया आंशिक रूप से लागू हो गया। क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल अंतर। आंशिक शब्द देखो क्या है? आंशिक यानी अंश के रूप में। कैसे लागू अंश के रूप में? तो हमारे संविधान में हम पढ़ते हैं कि 395 आर्टिकल है। क्या है? 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद है। उन 395 अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हुए या नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना है कि आंशिक रूप से लागू पूछा है परीक्षा के अंदर या सीधा ही लागू पूछा है। आंशिक रूप से लागू पूछ ले तो 26 नवंबर होगा, अगर सीधा ही लागू पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 होगा। अब अगर मैं आपको कह दूं कि हमारा संविधान तो 1949 में लागू नहीं हुआ भी, हमारा संविधान तो लागू हुआ था 2006 में। अब आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो? 2006 को तो कल परसों की बात है, मेरा जन्म हुआ था। उस दिन तो संविधान के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। हाँ जी, लेकिन जब 2006 आए तो उसके आगे लिखा होगा विक्रमी। क्या लिखा होगा? विक्रमी। ये विक्रमी क्या है? उज्जैन का राजा विक्रम था। उसने 57 ईसा पूर्व के अंदर, कब? 57 ईसा पूर्व के अंदर एक संवत चलाया था, विक्रमी संवत अपने नाम पर। और उसी विक्रम संवत को अगर हम 1949 के अंदर जोड़ दें तो कितना होता है? 1949 और 57 कितना होता है? 2006। तो ये क्या हो गया? विक्रमी हो गया। ध्यान करें ना, इसके आगे ईस्वी नहीं है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा है 1949 तो लिखा है ईस्वी और यहाँ पर लिखा है 2006 विक्रमी। क्या लिखा है? 2006 विक्रमी। क्या इसकी अन्य और भी तारीख है क्या लागू होने की? हाँ जी, तारीखें बहुत है, आप तो बस पढ़ते जाओ। तारीखें आगे 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2006। अब एक और तारीख ये देखो, दिखाई दे रही है, तारीख है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। क्या है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। क्या है ये मिति? मिति यानी माह है, मार्ग यानी जिसको हम हमारी स्थानीय भाषा में माघ का माह कहते हैं। माघ माह के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मार्गशीर्ष शुक्ला, यानी जिसको हम बोलते हैं ना एक अंधेर पंख एक चानन पंख, यानी चाननी, यानी शुक्ला। शुक्ला सप्तमी यानी 7 तारीख को, तिथि के हिसाब से सप्तमी यानी 7 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो अगर आपको हिंदी माह के हिसाब से पूछ ले कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। विक्रम संवत पूछ ले 2006, अगर ईस्वी सन पूछ ले तो 26 नवंबर 1949। क्या सर इसके अंदर और भी कुछ बचा है? हाँ, अभी 3 शब्द और बचे हैं। अब इन 3 शब्दों का उल्लेख देखते हैं।
कौन कौन से हैं वो 3 शब्द? क्या ये तीनों शब्द भी पूछ लेते हैं क्या? बिल्कुल, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंगीकृत। अंगीकृत का क्या अर्थ होता है? अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। दूसरा अर्थ है अधिनियमित। क्या है? अधिनियमित। अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना। क्या होता है? लागू करना। कौन सा रह गया? आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान को सौंपना। स्वयं को संविधान को सौंपना। हाँ, अब हमारी प्रस्तावना मूल रूप से यूं कहें कि क्या है? कंप्लीट हो गई। अंगीकृत, हम क्या करते हैं? हमारे संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित, हम क्या करते हैं? हमारे संविधान को लागू करते हैं। आत्मार्पित, क्या करते हैं? स्वयं को संविधान को सौंपते हैं। क्या इसके बाद भी कुछ शब्द है क्या? हाँ जी, इसके बाद के भी कुछ शब्द है, देखते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने अच्छी तरीके से इसको समझ भी लिया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी है वो महत्वपूर्ण चीज़ें? अब महत्वपूर्ण चीज़ें तो आपको तब आएगी जब आपको प्रस्तावना याद होगी। सबसे पहले पूछता है कि प्रस्तावना की प्रथम लाइन क्या है? प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। ये लो जी, कितना आसान प्रश्न है, और ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया इस साल 2019 के अंदर, जनवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट एग्जाम, उसके अंदर आप देखना कि पहला प्रश्न एक ये था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? तो वो आपसे भी पूछ सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ये हम भारत के लोग शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से? यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर के अंदर प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हमने वहाँ से क्या कर लिया? इस शब्द को ले लिया, हमने यूएनओ की जगह क्या लगा दिया? भारत लगा दिया। तो हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर में क्या उल्लेख मिलता है कि हमें यूएनओ के लोग, पहली बात। दूसरी बात, हमने हमारे देश की प्रस्तावना ली है। ये प्रस्तावना हमने कौन से देश से ली है? यानी प्रस्तावना का उल्लेख किस देश के संविधान में? तो प्रस्तावना हमने किस देश को कॉपी किया? यूएसए। किसको किया? यूएसए के संविधान से। यानी अमेरिका के संविधान के अंदर क्या लिखी गई? सबसे पहले प्रस्तावना। तो हमने भी क्या उपयुक्त सोचा कि हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिसके अंदर संविधान का मूल ढांचा समाहित हो। संविधान की बड़ी बड़ी बातें, कानून का सार, कानून के उद्देश्य, इन कार्य एवं उद्देश्यों को देखने के लिए हमने भी यूएसए के संविधान की तरह अपने देश के अंदर भी किसको चुना? प्रस्तावना को। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा है, इस शब्दावली का प्रयोग हमने कहाँ से लिया? ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी मूलतः हमारा संविधान क्या है? वर्ल्ड संविधान की एक नकल है, एक कॉपी है। इसलिए विश्व की इसको कॉपी की हम संज्ञा देना चाहें तो दे सकते हैं। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम देखते जाएंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे ली गई है? अन्य देशों के संविधान से। क्लियर? अब संविधान के बारे में बस 2 लाइनें और बची हैं कि संविधान प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका।
इसी उद्देशिका को हम बोलते हैं संविधान का हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। तो संविधान का हृदय है, ये कौन है? प्रस्तावना। संविधान का हृदय हम किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को बोलते हैं। इसको हृदय को हम क्या बोल सकते हैं? आत्मा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संविधान का हृदय एवं आत्मा। इसके बारे में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, तब अम्बेडकर का कथन भी आपको बताया जाएगा कि अम्बेडकर का क्या कथन है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रस्तावना टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आपको जो चीज़ें बताई गई है ये 5 नंबर के दृष्टिकोण से और 1-1 नंबर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगली कक्षा में हम इससे संबंधित अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए।